हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं विमलेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से उपस्थित हूं आप लोगों के सामने एक बड़ी ही बेहतरीन क्लास लेकर। हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा क्षारक जो हैं वो विभिन्न प्रकार के धातुओं से, धातु कार्बोनेट से, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। आज हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए लवण के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक बार आप सभी शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों तक, जिससे अधिक से अधिक छात्र हमारे इस सेशन को ज्वाइन कर सकें। तो स्टूडेंट्स, बाकी बातों में समय ना गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वह है विज्ञान कक्षा 10 का। तो स्टूडेंट, अम्ल के बारे में पढ़ चुके हैं, क्षार के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लवण यानी कि साल्ट के बारे में। साल्ट, ठीक है। हम लोगों ने अम्ल के बारे में जाना कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। उसी तरह से pH भी अम्ल का जो होता है वो 7 से कम होता है। और जो क्षार होता है वो स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। साथ ही इसका जो pH होता है क्षार का वो 7 से अधिकतम होता है। आज हम लोग बात करेंगे लवण के बारे में। तो आइए इसकी एक बहुत ही छोटी सी और सरल सी परिभाषा लिखते हैं। लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयन को धातु आयन द्वारा विस्थापित करके बनता है। विस्थापित करके बनता है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है या नहीं। तो ठीक है स्टूडेंट, आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा था, मैंने मार्कर चेंज कर दिया है। आइए देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, लवणों के निर्माण की विभिन्न विधियों द्वारा हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो हेडिंग हम क्या डालेंगे, हमारी हेडिंग होगी लवणों का निर्माण। लवणों का निर्माण। तो स्टूडेंट्स, लवणों के निर्माण की कई विधियां हैं। जैसे नंबर 1, अम्ल व क्षार की
अभिक्रिया द्वारा, दूसरे नंबर पर बात कर रहे हैं हम, तो किसी अम्ल की धातु से क्रिया द्वारा, धातु से क्रिया द्वारा। नंबर 3, धात्विक ऑक्साइड की अम्ल से क्रिया, और नंबर 4 पे कहेंगे धातु कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया द्वारा। धातु कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया द्वारा। और नंबर 5 पे कर लेते हैं धातु ऑक्साइड की अम्ल से क्रिया द्वारा। धातु ऑक्साइड की अम्ल से क्रिया द्वारा। तो ये प्रमुख विधियां हैं जिनसे लवणों का निर्माण होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम इन्हीं विधियों पर विस्तृत रूप से एग्जाम्पलों के साथ चर्चा करते हैं, जिससे आप और अधिक बेहतर तरीके से समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट अब ले लिया होगा। आइए इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग लवण निर्माण की विधि पर। तो स्टूडेंट्स, हमारी पहली विधि थी अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया द्वारा, क्षारक की अभिक्रिया द्वारा लवण का निर्माण। ठीक है स्टूडेंट, इसी को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण। ठीक है स्टूडेंट, देखिए उदासीनीकरण क्या है। जब किसी अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं, जब किसी प्रबल अम्ल की क्रिया हम क्षार से कराते हैं तो हमारा लवण बनता है। यही प्रक्रिया जो है वो उदासीनीकरण कहलाती है। आपसे परिभाषा के भी रूप में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। किसी प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार से कराने पर, प्रबल क्षार से कराने पर
लवण बनता है, लवण व जल बनता है। इस प्रकार की क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो जब अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है और साथ में जल बनता है। इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो आइए इसको और अच्छे से समझने के लिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि एक प्रबल अम्ल है, इसकी क्रिया करा देते हैं हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ जो कि एक प्रबल क्षार है। जब इनकी क्रिया कराते हैं तो स्टूडेंट्स सोडियम जो है NaOH में ये क्लोरीन से क्रिया कर लेता है और बनाता है NaCl प्लस OH इधर बचा, इधर H बचा, और H प्लस और प्लस OH जो होता है वो H2O होता है, तो संयुक्त होकर के जल बनाता है। आइए इनका नाम लिख देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका नाम है। कई बार आप लोग इसे पढ़ चुके हैं, अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड ये है आपका सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, सोडियम क्लोराइड, और इसको तो सभी बच्चे जानते ही हैं, ये जल है। ठीक है, देखिए परिभाषा में क्या लिखा है कि जब किसी प्रबल अम्ल की किसी प्रबल क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। यह प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहलाती है स्टूडेंट? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आइए एक और एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल प्लस 2NaOH, इसकी क्रिया कराते हैं तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स Na2CO3 प्लस बन जाएगा आपका 2H2O यानी कि जल बन जाएगा। ठीक है, नाम क्या है इसका? कार्बोनिक अम्ल नाम है। कार्बोनिक अम्ल ये हो गया, ये क्या हो गया? सोडियम हाइड्रॉक्साइड होगा, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड हो गया। इसका नाम है स्टूडेंट सोडियम कार्बोनेट। अभी आप लोग इन दोनों कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे आगे। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, आज की क्रियाएं भी सेम होती हैं। पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड हो गया और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड हो गया, इस तरह की क्रियाएं भी जो हैं वो सेम होंगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और नोट्स बनाते हुए चलें, जिससे कि आप और बेहतर से इसको समझ पाएँ और यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयारी करते समय इसके रिवीजन हेतु बहुत ही सहायता करेंगे आपको ये नोट्स। तो किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हस्तलिखित नोट्स। स्टूडेंट्स, आप लोग जब हस्तलिखित नोट्स बनाते हैं तो पहली बार तो पढ़कर बनाते हैं, तो इस तरह से एक बार तो आप पहले ही पढ़ लेते हैं, दोबारा जब आप उसको धीरे धीरे लिखते हैं तो आपका लगभग 2 बार पढ़ जाता है।
और अंत में जब रिवीजन करेंगे तो इस तरह से करीब आपका जो है प्रत्येक टॉपिक जो है 4-5 बार पढ़ जाता है। तो इसीलिए नोट्स जरूर बनाएं। दूसरा हमने लिखा है किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया द्वारा, किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया द्वारा अभिक्रिया द्वारा क्या करना है? अभिक्रिया द्वारा लवण निर्माण, ठीक है स्टूडेंट। क्या इसमें भी थोड़ी वही है लेकिन थोड़ा अंतर है। पिछले वाले में हमने क्षार के साथ अभिक्रिया कराई, लेकिन इसमें अभिक्रिया के साथ होनी है, धातु के साथ होनी है। तो आइए इसको भी थोड़ा लिख लेते हैं। क्रियाशील धातु अम्लों के साथ क्रिया करके संगत लवण, यानी कि उसी धातु का लवण बनाती है, संगत लवण बनाती है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, आइए इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यह है जिंक, जो कि एक धातु है। इसकी क्रिया करा देंगे हम H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा देंगे, क्या बन जाएगा हमारा? जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट। और प्लस हाइड्रोजन गैस जो होती है वो मुक्त होती है। H2 किसका सूत्र है स्टूडेंट? हाइड्रोजन का सूत्र, हाइड्रोजन का सूत्र है। एक अन्य एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मैग्नीशियम को। ये भी एक प्रकार की क्रियाशील धातु है और इसकी भी क्रिया करा देते हैं हम H2SO4 से। ये क्रिया स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी हो सकती है, नाइट्रिक एसिड से भी हो सकती है। कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हैं आप। इसका नाम है मैग्नीशियम। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा आपका मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि MgSO4 और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस जो कि वातावरण में मुक्त हो जाती है। ठीक है, नाम लिख लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। सॉरी दोस्तों, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है,
तो इस तरह से ये 2 प्रक्रियाएं पूरी हुई। इसी तरह से धातुओं की अन्य अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर भी लवण प्राप्त होते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले रिएक्शन पे। तीसरी रिएक्शन है हमारा धात्विक ऑक्साइड और अम्ल की। तो तीसरी रिएक्शन है हमारी धात्विक ऑक्साइड व अम्ल की अभिक्रिया द्वारा लवण का निर्माण। ठीक है स्टूडेंट्स, धात्विक ऑक्साइड व अम्ल की अभिक्रिया द्वारा लवण का निर्माण। तो आइए देखते हैं, जब कोई धात्विक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करती है जब कोई धात्विक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करती है जब कोई धात्विक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करती है तो लवण के साथ साथ जल बनाती है। तो लवण के साथ साथ जल बनाती है। साथ साथ जल बनाती है। ठीक है स्टूडेंट, आइए उदाहरण के साथ और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ये क्रिया करेगी जब अम्ल के साथ, यानी कि मान लीजिए H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करके बनाएगी जिंक सल्फेट और साथ में बनाएगी स्टूडेंट्स जल। तो स्टूडेंट्स आपने सीखा कि जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की जब आपस में अभिक्रिया होती है तो जिंक सल्फेट और जल बनता है। आइए एक और एग्जाम्पल के साथ इसे और बेहतर से समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और इसकी क्रिया करा देंगे स्टूडेंट्स हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। ठीक है, कैल्शियम जो है ये क्लोरीन से संयुक्त होकर के बना देगा कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के जल बना देंगे। अब इनके जो समीकरण है उसको संतुलित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। समीकरण जो हमारा है वो संतुलित हो जाता है। तो इसका नाम लिख देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका नाम है स्टूडेंट कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और इसको तो आप सभी जानते ही हैं जल। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें जिससे कि हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकें। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसको इरेज करते हैं। तो आइए स्टूडेंट
अगली अभिक्रिया है हमारी धातु कार्बोनेट और अम्ल की। धातु कार्बोनेट तथा अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा लवण निर्माण। स्टूडेंट्स, जब कोई धातु कार्बोनेट, या ये लिख लेते हैं थोड़ा, जब धातु कार्बोनेट की क्रिया किसी प्रबल अम्ल से कराते हैं, किसी प्रबल अम्ल से कराई जाती है तो लवण, संगत धातु का लवण, संगत धातु का लवण कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है स्टूडेंट, जब कोई धातु का कार्बोनेट क्रिया करता है किसी प्रबल अम्ल से, तो सबसे पहले उसी धातु का लवण बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में बनता है जल। आइए उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, Na2CO3 ये हमारा धातु कार्बोनेट है। क्या नाम है इसका? सोडियम कार्बोनेट नाम है इसका स्टूडेंट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसकी क्रिया करा देंगे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। देखिए क्या क्या बनेगा। सोडियम जो है क्लोरीन के साथ बड़ी जल्दी क्रिया करता है, तो ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा सबसे पहले, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनाएगा। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और प्लस आपका साथ में बनेगा जल, यानी कि H2O। आइए परमाणु को बराबर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सोडियम के 2 परमाणु हैं, यहाँ 1 है, तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम 2 लगाते हैं। अब सोडियम के 2 परमाणु हो गए, क्लोरीन हमारा अकेला रहे, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ अकेला रह गया, तो यहाँ भी हम 2 लगाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु थे, 2 यहाँ है, यानी कि अभी तक हमारे पास 1 ऑक्सीजन का परमाणु एक्स्ट्रा है। और यहाँ हाइड्रोजन के 2 हो गए, तो वही ऑक्सीजन का 1 परमाणु हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके जल बना देता है। ठीक है स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोग नाम जो रासायनिक नाम है और रासायनिक सूत्र हैं उस पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपको ये मालूम नहीं है तो आप समीकरण नहीं बना पाएंगे। यह है आपका सोडियम क्लोराइड। मैंने आपको बताया है कि इसे नमक भी कहते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये जल। ठीक है स्टूडेंट, एक अन्य एग्जाम्पल के साथ इसे और बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा जिंक कार्बोनेट। इसकी क्रिया करा देंगे स्टूडेंट हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करा देंगे। जिंक सल्फेट से क्रिया कर लेगा और जिंक सल्फेट बना देता है, ZnSO4। ये जिंक सल्फेट का सूत्र है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में बनेगा आपका जल। ठीक है, नाम लिख देते हैं जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट
सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अभिक्रिया समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, एक बार सभी जितने भी स्टूडेंट हमारा वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कर दें अपने मित्रों में, जिससे अधिक लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसे इरेज करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए इसको मिटाते हैं। ठीक है, आइए लिखते हैं धातु हाइड्रोक्साइड। अभी पिछले रिएक्शन में हमने क्या लिया था, धातु कार्बोनेट। अब हम लेते हैं धातु हाइड्रोक्साइड। धातु हाइड्रोक्साइड व अम्ल की अभिक्रिया द्वारा लवण का निर्माण। तो आइए देखते हैं धातु हाइड्रोक्साइड अम्लों से क्रियाएं करके कैसे लवण बनाते हैं। लिखते हैं थोड़ा सा, धातु हाइड्रोक्साइड अम्लों से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड अम्लों से क्रिया करके धात्विक लवण तथा जल बनाते हैं। जल बनाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको भी समझते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड क्रिया करा देंगे हम सल्फ्यूरिक अम्ल से, यानी कि H2SO4 से। देखते हैं क्या बनता है। जिंक जो है वो सल्फेट से क्रिया कर लेगा और क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि जल बनाएंगे। अब देखिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो हाइड्रोजन कुल मिला के उधर 4 हैं, इधर 2 हैं, 2 गुना कर दीजिए। ऑक्सीजन यहाँ 2 थे, तो वहाँ भी 2 हैं। हमारा समीकरण जो है संतुलित हो जाता है। आइए नाम लिख देते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। जिंक हाइड्रोक्साइड। अगर आपसे पूछा जाए कि जिंक हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, तो क्या बताएंगे आप, ZnOH का ट्वाइस। और इसको तो जान ही चुके हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम जिंक सल्फेट, जिंक का लवण है, यानी कि धात्विक लवण है, जिंक सल्फेट, और ये जल। ठीक है स्टूडेंट, एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। आइए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ समझते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं इसमें। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया होती है तो Al2SO4 यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट और साथ में जल बनता है। नाम लिख देते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड,
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और ये सल्फ्यूरिक अम्ल। आइए थोड़ी इनकी जो वैलेंसी है उसको बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का 3 परमाणु है, 2 यहाँ है तो इधर 5 बन रहा है, लेकिन उधर बन रहा है केवल 2 परमाणु। तो बराबर करते हैं। यहाँ लगा दें 3, तो अब ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर हम देखते हैं एल्यूमिनियम के 2 यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर पहले इसको 2 बनाते हैं। अब 2 तो यहाँ 6 हाइड्रोजन ये हो गया और 6 ये हो गया, यानी कि 12 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर भी हम 6 लगा देते हैं और अब हाइड्रोजन की संख्या हमारी बराबर हो गई। इसके अलावा अन्य देख लेते हैं। एल्यूमिनियम तो बराबर हो ही गया। सल्फेट का 3 है तो यहाँ भी 3 लग गया। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गई, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया। अब ये अभिक्रिया हमारी जो है वो रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो स्टूडेंट्स, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि हम आगे की तरफ बढ़ सकें। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसे इरेज करते हैं और बढ़ते हैं हम अपने आगे के सेशन की तरफ। अगली हेडिंग है हमारी लवणों के प्रकार। लवणों के प्रकार। तो स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में 3 मुख्य प्रकार के लवण दिए हुए हैं, हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं लवण मुख्यतः किन प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सामान्य लवण, नंबर 2 अम्लीय लवण, अम्लीय लवण और नंबर 3 क्षारकीय लवण। क्षारकीय लवण। अब इन तीनों को अच्छे तरह से समझने के लिए अलग अलग समझते हैं। तो पहले की बात करते हैं हम सामान्य लवण की। हेडिंग डाल लेते हैं सामान्य लवण। तो आइए देखते हैं सामान्य लवण क्या है। जब किसी अम्लीय अणु में सभी हाइड्रोजन परमाणु धातु आयनों के द्वारा विस्थापित होते हैं। तो इस प्रकार के लवण सामान्य लवण कहलाते हैं।
सामान्य लवण कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, उसके साथ साथ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4, और इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 एक्स्ट्रा। आदि लवण जो हैं वो सामान्य लवण होते हैं। तो देखिए, जब किसी अम्लीय अणु के सभी हाइड्रोजन परमाणु किसी धातु आयन के द्वारा विस्थापित होते हैं, तब इस प्रकार का जो लवण बनता है उसे हम सामान्य लवण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए बढ़ते हैं हम। दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा हमारा अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, आइए देखते हैं अम्लीय लवण क्या है। जो लवण किसी अम्लीय अणु में, किसी अम्लीय अणु में धातु आयनों द्वारा आयनित हाइड्रोजन परमाणु द्वारा आंशिक रूप से विस्थापित होते हैं, यानी कि पूर्णतः विस्थापित नहीं होते हैं, आंशिक रूप से विस्थापित होते हैं। अम्लीय लवण कहलाते हैं। अम्लीय लवण कहलाते हैं। इनके भी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इनमें आते हैं आपके सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सूत्र NaHCO3। दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCl।
CO3 इसका सूत्र है। साथ ही NaH2PO4 यानी कि सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट, सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट सूत्र है H2PO4 ये सूत्र है सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट का। दूसरा सूत्र है डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। इसका सूत्र है Na2HPO4। आदि अम्ल जो हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। आइए एक बार फिर से समझते हैं कि जो लवण किसी अम्लीय अणु में धातु आयनों द्वारा आयनित हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा आंशिक रूप से विस्थापित होते हैं, यानी पूरी तरह से विस्थापित नहीं होते हैं, तो इस प्रकार के लवण अम्लीय लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, सॉरी यहाँ पे कार्बोनेट मैंने लिख दिया जरा, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट लिखते हैं NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाई सल्फेट। अगला है सोडियम बाई कार्बोनेट, या इसको भी कह सकते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट NaH2PO4, हाइड्रोजन कितना है 2 है, यानी कि सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट। और अगला है डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, इसका रासायनिक सूत्र यहाँ है Na2HPO4, यहाँ पर सोडियम डबल लगा है तो इसीलिए डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, इरेज करते हैं इसको और बढ़ते हैं आगे की तरफ। आइए चलते हैं आगे की तरफ। नंबर 3 है हमारा क्षारकीय लवण। क्षारकीय लवण, आइए बात करते हैं क्षारकीय लवण क्या है। ऐसे लवण जिनमें अम्ल से प्राप्त नेगेटिव आयन के साथ साथ में हाइड्रॉक्सिल आयन भी होते हैं। तो आइए लिखते हैं वह लवण जिनमें अम्ल से प्राप्त ऋण आयन के साथ साथ ऋणायन के साथ साथ ऋणायन के साथ साथ एक या एक से अधिक हाइड्रॉक्सिल आयन ये देखते हैं हाइड्रॉक्सिल आयन या हाइड्रॉक्सिल समूह होते हैं। क्षारकीय लवण कहलाते हैं।
क्षारकीय लवण कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है हमारा PbOHCl और दूसरा उदाहरण है CuCO3 इंटू CuOH का ट्वाइस। इसका जो नाम है वह लेड हाइड्रॉक्सी क्लोराइड, लेड हाइड्रॉक्सी क्लोराइड और इसका नाम है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है स्टूडेंट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। और स्टूडेंट्स, आप लोगों में से जो भी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जाने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो स्टूडेंट, हमारा ये जो चैनल है ये यूपी बोर्ड को ध्यान में रख करके बनाया गया है। आप अगर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तब आपके लिए ये चैनल एक बहुत ही बेहतरीन चैनल साबित हो सकता है। आप हमारे चैनल से स्टडी कीजिए और परीक्षा में अपना स्थान सर्वश्रेष्ठ कीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट 6 to 12 इंग्लिश ग्रामर, और 6 to 12 तक के मैथ का स्पेशल सेशन हमारे वीडियो पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप लोग अगर 6 से 12 तक की क्लास में पढ़ते हैं या आपका कोई संबंधी 6 से 12 की क्लास में पढ़ता है तो वह भी हमारे चैनल से पढ़ करके अपनी अच्छी रैंक ला सकता है। तो स्टूडेंट्स, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। और यहीं के इसी बात के साथ अपना जो सेशन है आज का वो समाप्त करेंगे। जल्द मिलेंगे एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।